सौतेली माँ का कहर। शाहपुर गांव में सरिता नाम की एक औरत रहती थी। उसकी 2 सौतेली बेटियां थीं, रानी और लक्ष्मी। उनमें से एक रानी दिव्यांग थी। सरिता को अपनी दोनों सौतेली बेटियां फूटी आंख नहीं सुहाती थी। एक दिन रानी और लक्ष्मी स्कूल जाने लगी तो सरिता कहती है, मुंह उठाकर चल दी स्कूल। क्यों री, घर का काम क्या तेरा बाप आकर करेगा? घर का सारा काम करके ही तो हम स्कूल जा रहे हैं माँ। ओहो, घर का सारा काम करके? खाना बना दिया क्या? चलो पहले खाना बनाओ, उसके बाद स्कूल जाना। रानी और लक्ष्मी के साथ रोज रोज ऐसा ही होता था। घर का सारा काम करते करते उन्हें बहुत देर हो जाती और फिर स्कूल पहुंचती तो टीचर की डांट खानी पड़ती। रोज रोज लेट आती हो, स्कूल को धर्मशाला समझ रखा है क्या तुम दोनों बहनों ने? सॉरी टीचर, हम कल से लेट नहीं आएंगी। रानी और लक्ष्मी स्कूल से घर लौटी तो दोनों की भूख के मारे जान निकली जा रही थी। उन्होंने जल्दी जल्दी कपड़े बदले और खाना खाने बैठ गई। मगर तभी सरिता आ गई। आते ही चराई करने बैठ गई। भैंस हो क्या? चलो खाना छोड़ो और पहले कपड़े धोकर सुखाओ। माँ थोड़ा खा लेने दो, उसके बाद कपड़े धोकर सुखा देंगे। ये सुनकर सरिता आग बबूला हो जाती है और वो रानी के मुंह पर थप्पड़ मारते हुए कहती है, मुझसे जबान लड़ाती है लंगड़ी। खाना क्या तेरे बाप की कमाई से आता है? ला दे थाली इधर और पहले काम करो। ये कहकर सरिता उनके आगे से खाने की थाली उठा लेती है और ये देखकर रानी रोने लगती है। हमारी सौतेली बात तो पूरी डायन है डायन। भगवान करे अभी मर जाए और नरक पे जाए। रानी जरा तमीज से बात कर। सौतेली ही सही पर वो है तो हमारी माँ ही ना। भला कोई अपनी माँ के बारे में ऐसा कैसे बोल सकता है? एक दिन रानी और लक्ष्मी अपनी पढ़ाई करने में जुटी होती है कि तभी उनका सौतेला भाई अमन उन्हें परेशान करना शुरू कर देता है। लक्ष्मी उसे बहुत समझाती है मगर वो उन्हें परेशान करने से बाज नहीं आता। इस पर रानी को गुस्सा आ जाता है और वो अमन के गाल पर थप्पड़ मार देती है। थप्पड़ मारने पर अमन जोर जोर से रोने लगता है तो सरिता भागते भागते वहां आती है। क्या हुआ? तू क्यों रो रहा है मेरे लाल? रानी ने मुझे थप्पड़ मारा। क्यों री अपशकुनी अपाहिज कहीं की? तूने मेरे बेटे को थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे की? हाँ? ये कहकर सरिता रानी के बाल खींचने लगती है और तभी उसे बचाने के लिए लक्ष्मी बीच में आ जाती है। माँ कसूर तो अमन ने किया है, फिर रानी को सजा कैसी? ये हमें पढ़ने नहीं दे रहा था, बस इसीलिए रानी को इस पर गुस्सा आ गया। और तू इस लंगड़ी लूली की वकील है क्या? माँ तुम हमेशा रानी को लंगड़ी लूली और अपाहिज क्यों कहती रहती हो? भगवान ने ही उसे ऐसा बनाया है तो इसमें इसका क्या कसूर है? लक्ष्मी की इस बात से सरिता का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो रानी और लक्ष्मी दोनों बहनों के बाल पकड़कर घर से बाहर घसीट कर ले जाने लगती है। चलो अभी कभी निकलो मेरे घर से। ये लंगड़ी कहीं भीख मांगेगी और तू कहीं किसी के घर बर्तन भांडे मांजना। देखती हो तुम्हें कौन पढ़ाता है। नहीं माँ, ऐसा मत करो माँ, तुम मुझे रोज लंगड़ी कहो, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, चलो निकलो इस घर से। हमें माफ कर दो माँ, हमें घर से मत निकालो। आज से हम आपको शिकायत का कोई भी मौका नहीं देंगी। रानी और लक्ष्मी के बार बार माफी मांगने पर सरिता उन्हें घर में तो रख लेती है मगर उनको परेशान करने से बाज नहीं आती। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और रानी, लक्ष्मी और अमन बड़े हो जाते हैं। रानी और लक्ष्मी तो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा करती हैं, मगर माँ के लाडले अमन का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। एक दिन सरिता उसे समझाती है, अमन बेटा तुम मन लगाकर पढ़ाई कर और इन सौतेली बहनों से आगे निकल कर दिखा। अरे माँ तुम चिंता मत करो, इनसे आगे तो मैं निकल ही जाऊंगा। एक बार लक्ष्मी को अपने कॉलेज की तरफ से क्विज कंपटीशन में शामिल होने का अवसर मिलता है। वो इस कंपटीशन में प्रथम आती है और उसे 1 लाख का नगद पुरस्कार मिलता है। ये 1 लाख हाथ आते ही रानी और लक्ष्मी दोनों बहनें बहुत खुश होती हैं। दीदी भगवान ने हमारी सुन ली, ये 1 लाख रुपए हमारे आगे की पढ़ाई में काम आएंगे। हाँ रानी, अब तुम मन लगाकर पढ़ो। उधर अमन जब से कॉलेज में पढ़ने के लिए जाने लगता है उसके शौक बढ़ते ही जाते हैं। वो एक दिन सरिता से कहता है, माँ मेरे सब दोस्त बाइक पर कॉलेज जाते हैं और मैं बस की भीड़ में खड़ा होकर जाता हूँ, इसलिए मुझे भी बाइक चाहिए। कुछ दिन पहले ही तो तुझे फोन दिलवाया था और अब बाइक। मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊं? मेरे पास अभी पैसा नहीं है। ये कहकर सरिता अमन को बाइक दिलाने से मना कर देती है मगर तभी सरिता सोचने लगती है, मेरा एक ही तो बेटा है, फिर मैं इसकी इच्छाएं पूरी करने में कंजूसी क्यों करूं भला? इसकी इच्छा तो मैं कर्ज लेकर भी पूरी करूंगी। यही सोचते सोचते सरिता को लक्ष्मी के पास रखे
1,00,000 रुपयों का ख्याल आ जाता है और वो लक्ष्मी को आवाज देती है। लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी, जरा इधर तो आ। उस समय लक्ष्मी रसोई में खाना बना रही थी। सरिता की आवाज देने पर वो रसोई छोड़ उसके पास आती है। लक्ष्मी, तुम्हें क्विज कंपटीशन में पुरस्कार का जो 1,00,000 रुपया मिला है उसे अमन को दे दो। उसे एक नया बाइक खरीदना है। पर वो पैसा तो हम दोनों बहनों की पढ़ाई के लिए है माँ। वाह वाह वाह, दिखा दिया ना सौतेलापन। अमन तुम्हारा सौतेला भाई है, इसीलिए पैसे देने से मना कर रही हो ना। अगर सगा होता तो भाग कर पैसे देती। सरिता के ये बोल सुनकर लक्ष्मी चुपचाप 1,00,000 रुपए उसके हाथों में थमा देती है और अमन के लिए नई बाइक आ जाती है। धीरे धीरे अमन के शौक बढ़ते जाते हैं और वो आवारा दोस्तों के साथ घूमने लगता है। अमीर दोस्तों के साथ खाने पीने और पार्टियां करने में पैसे उड़ाने लगता है। उसके इसी शौक के चलते सरिता कर्ज में डूबती जाती है। एक दिन अमन सरिता से कहता है, माँ, मुझे 10,000 रुपए चाहिए। मुझे अपने दोस्तों के साथ पार्टी करनी है। तेरे शौक पूरे करते करते मेरे सिर पर बड़ा कर्ज हो गया है, इसीलिए अब मैं तुझे 1 पैसा नहीं दूंगी। वाह, दिखा दिया ना सौतेलापन। बन गई ना सौतेली माँ। अगर मेरी सगी माँ होती तो पैसे देने से कभी मना न करती। ये कहकर अमन बाहर जाने लगता है और सरिता उसे रोकने की कोशिश करती है तो वो उसे धक्का मारकर निकल जाता है। सरिता फर्श पर जा गिरती है और उसका शरीर कांपने लगता है। अमन, बेटा अमन, मुझे इस हाल में छोड़कर मत जा। अरे कोई संभालो मुझे। लक्ष्मी, लक्ष्मी। तभी लक्ष्मी और रानी वहां आ जाती है और सरिता को लेकर अस्पताल जाती है। डॉक्टर सरिता को देखकर कहता है, देखिए, इनके एक पैर में लकवा मार गया है, इसलिए अभी अपने दोनों पैरों पर खड़ी होकर नहीं चल पाएंगी। ये सुनकर सरिता को बहुत बड़ा झटका लगता है। उसे कई दिनों तक अस्पताल में रहना पड़ता है। अमन उसको देखने के लिए एक दिन भी नहीं आता। लक्ष्मी और रानी ही उसका ख्याल रखती है। अस्पताल का खर्च उठाने के लिए रानी अपनी माँ की दी हुई अंगूठी बेच देती है और लक्ष्मी अपनी बचत के पैसे उसकी दवाओं में लगा देती है। कुछ दिन बाद सरिता बैसाखी के सहारे घर लौटती है तो रानी की तरफ देखते हुए कहती है, बेटी रानी, मैं तुझे हमेशा लंगड़ी अपाहिज कहती रहती थी, इसीलिए भगवान ने मुझे ये सजा दी। मुझे माफ करना मेरी बच्ची। उस दिन के बाद सरिता पूरी तरह से बदल जाती है और वो अमन को भूलकर रानी और लक्ष्मी को अपनी सगी बेटियों जैसा प्यार और दुलार देने लगती है और वो भी उसका पूरा ख्याल रखती है। माँ, लो खाना खा लो। माँ, हम तुम्हें कभी कोई दुख तकलीफ नहीं होने देंगी। ईश्वर तुम्हें तरक्की दे मेरी बच्चियों। एक रात सरिता सो रही होती है तो अचानक ही उसे घर में अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो उठकर देखती है तो हैरान रह जाती है। अमन गहनों की संदूक का ताला तोड़ने में लगा था। अमन, ये क्या कर रहा है तू? चोर, मेरे पास कुछ गहने बचे हैं, तू उन्हें भी चुराना चाहता है? तुम्हारे बाद ये गहने मेरे तो हैं बुढ़िया, फिर इतने क्यों भड़क रही हो? ये सुनकर सरिता से सहन नहीं होता तो वो लगभग चीखते हुए कहती है, अब तुझे मेरे जीते जी कुछ मिलेगा ना मेरे मरने के बाद। ये सब मेरी बेटियों का है, तुझे तो अब जेल की हवा ही मिलेगी बेटा। ये कहकर सरिता पुलिस को फोन मिलाने लगती है, मगर तभी रानी और लक्ष्मी आ जाती हैं। माँ, अमन हमारा भाई है, इसे जो ले जाना है ले जाने दो। हाँ माँ, भैया को कहने ले जाने दो, इसको पुलिस के हवाले मत करो। मगर सरिता उनकी बात नहीं मानती। नहीं बेटी, इसे जेल तो जाना ही होगा। इसने मेरी कमजोरी का बहुत फायदा उठा लिया, अब तो इसे सबक सिखाना ही होगा। ये कहकर सरिता अमन को पुलिस के हवाले कर देती है। फिर कुछ समय सरिता की दोनों बेटियां रानी और लक्ष्मी सरकारी अफसर बन जाती है। रानी कलेक्टर और लक्ष्मी IPS। उधर जेल में रहकर अमन भी सुधर जाता है। कुछ दिन बाद वो जेल से बाहर आता है तो सरिता और अपनी बहनों से माफी मांग लेता है। वे सब उसे माफ कर देती हैं और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।